Okay, ji. So good evening, everyone. In the last class, we have discussed about the gravitation's basic concept of that gravitation chapter. ठीक है जी. Now we know that F is equals to क्या होता है जी हमारा G m1 m2 upon r square. Where m1 and m2 are what? Mass of object 1 and mass of object 2. Clear है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके m1. F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m2 यानी मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट. एंड F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के. ठीक है जी. फिर R वाज द डिस्टेंस. क्लियर है. एंड G वाज व्हाट? हां जी, G क्या था? Gravitation. Sir, universal gravitation. Sir, universal constant of gravitation. कांस्टेंट. ठीक है जी. एंड G की वैल्यू क्या थी बताओ जी. Sir, it was the force. 6.67 into 10 raised to power minus 11. nm square kg inverse square. यूनिट लिखना बहुत जरूरी है. न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर. सही है बात गलत है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, सही sir. है। अच्छा, अब याद रखना जो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम बात कर चुके हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स किन दो चीजों के बीच में काम कर रहा है? ये यूनिवर्स में मौजूद हर एक दो चीजों के बीच में काम कर रहा है. हर एक यूनिवर्स में जो भी चीज प्रेजेंट है वहां पर ये वाला फोर्स हमारा काम कर रहा है जी. क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. अब अगर ये फोर्स काम कर रहा है तो यानी कि अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी होनी चाहिए इस फोर्स की, जो ताकत होनी चाहिए वो तो बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी? Sir, ज्यादा होगी. ज्यादा होगी बहुत sir. ज्यादा. ज्यादा अरे। होगी तो क्या होना चाहिए और कम हो तो क्या होना चाहिए? ज्यादा हो तो ये होना चाहिए कि सामने अगर मेरे कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ जाए तो मैं तो जाके एकदम से उसमें चिपक जाना चाहिए. सही है बात गलत है? Sir, neutral सर होनी ये चाहिए. वीक भी होती है सर. सर वीक होती है. इट इज एक्चुअली वीक फोर्स. एक बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स होता है. सिर्फ ये काम करता है जब मास बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. हमारे दो इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट्स जो है उनके बीच में काम करता है. और उनके बीच में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा काम कर रहा हो. अगर बहुत ज्यादा काम कर रहा होता तो क्या होता? Sir, तो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते फिर. ऑब्जेक्ट कोलाइड कर जाते. हम तो सीधा जाके सन पे टकरा जाते. चंदा पे लैंड करता. Yes, sir. ठीक है जी. अगर बहुत ज्यादा फोर्स की ताकत बहुत ज्यादा होगी तो. ठीक है जी. अच्छा, एक और चीज याद रखना, जैसे हम तो अभी पढ़कर आए थे कि भाई सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं. क्या सन स्टेबल है? Maybe no. No. हाँ जी. बिकॉज अगर हम बात करें स्पाइरल के बारे में तो आप ये चीज देख पाते होंगे कि वहां पे सन स्टेबल नहीं है. सन खुद मूव कर रहा है. यानी ओवरऑल जब पूरा यूनिवर्स मूव कर रहा है तो सन कैसे स्टेबल हो सकता है? अगर सन खुद मूव कर रहा है तो प्लैनेट्स क्या कर रहे होंगे? प्लैनेट्स भी इसके चारों Planets भी move. तरफ तो प्लैनेट्स इसके चारों तरफ स्पाइरल वे में मूव कर रहे हैं. इसके चारों तरफ. समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. ये आप Yes, देखोगे sir. हायर क्लासेस में जब आप ज्यादा इनमें और रिसर्च करेंगे तो आप इन चीजों के बारे में और ज्यादा समझेंगे. ठीक है. चलिए, फिलहाल अभी यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई. सही है बात गलत है? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. जी. चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए दैट दिस G, ये जो G है ये स्केलर होना चाहिए या वेक्टर होना चाहिए? Sir, it might be. Sir, Scalar. vector. हाँ जी. Vector. सर वेक्टर होने चाहिए Sir, सर. vector. I think vector. देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें, जैसे वैसे तो देखो अगर फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो फोर्स तो हमेशा वेक्टर ही होगा. क्यों? फोर्स के लिए हम सीधी सी बात पढ़कर आए थे. ma Sir, एक्सेलरेशन. acceleration. So yes, magnitude direction. Vector. और ये जो G अकेला है
क्या ये वेक्टर होगा? हाँ जी, ये शायद। सवाल है जो सिर्फ g की वैल्यू है, क्या ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी? सर जी की वैल्यू तो स्केलर होनी चाहिए। सोच के बताओ, बिना सोचे मत बोलो। हाँ जी, सर स्केलर नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये तो कांस्टेंट होती है, तो या डायरेक्शन फिर- कैसे डिफरेंट होगी? देखो आपके लिए यहाँ पर भी न्यूटन का इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूटन है मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं फोर्स की इन्वॉल्वमेंट है, फोर्स यूज किया जा रहा है। ठीक है जी, अगर फोर्स यूज हो रहा है हेंस इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल के बारे में हमने लास्ट क्लास में उस वीडियो के साथ भी समझा था जिसमें फेदर और आयरन बॉल के साथ काम करके हमने देखा था। और जब हमने देखा था कि आयरन बॉल और फेदर जो है वो दोनों ही नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ठीक है जी, दोनों ही नीचे की तरफ गिरते हैं, पर समय जो है, टाइम इंटरवल जो है वो दोनों के लिए अलग अलग था। यस और नो? टाइम Yes, sir. इंटरवल जब नॉर्मल कंडीशंस में गिराया था तो ऑफ कोर्स फेदर जो था वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से देर में गिर रहा था, क्योंकि आयरन बॉल जो थी वो बिल्कुल बिजली की गति से नीचे आ रहा था। ठीक है जी, अंडर फ्री फॉल के कंडीशंस में। ठीक है जी, बट जैसे ही हमने वैक्यूम क्रिएट किया उस नासा की फैसिलिटी में ले जाके, जब उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया तो क्या हुआ? तो दोनों एक साथ गिरे दोनों एट द टाइम। दोनों एक साथ। टाइम एक जैसा वो गिरे। दोनों ही एक साथ नीचे गिरे मींस फ्री फॉल की कंडीशन क्या है? फ्री फॉल की कंडीशन तो वैसे तो जनरल केस में अगर बात करो तो क्या है कि किसी चीज का सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर नीचे गिरना इज नोन एज फ्री फॉल। फ्री फॉल, ठीक है जी। बट जब आप वैक्यूम क्रिएट कर देते हो तो वो क्या करती हैं, दोनों ही चीजें सेम पोजीशन पे आने शुरू कर देती हैं, वहां से एयर रेजिस्टेंस को हम हटा लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो एक्सेलरेशन लग रहा है, जब कोई चीज हमारे ऊपर से नीचे आ रही है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। यानी इस पे जो एक्सेलरेशन हम लगा रहे हैं, दैट एक्सेलरेशन कैसे काम करेगा हमारा? हाँ जी, उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? उसी एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं किससे? स्मॉल जी से। एंड दिस स्मॉल जी क्या है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऊपर बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। टेकन सर। टेकन? सर टेकन। यस सर। चलिए, हमने अभी बात करी दैट F is equals to what? G m1 m2 by r square। सही है बात गलत है? यस सर। और मैं m1 और m2 इसे मानूं सपोज कोई चीज मेरी अर्थ पे है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये जो अर्थ पे कोई चीज है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से बिल्कुल जस्ट ऊपर की तरफ खड़ा है, ठीक है जी। इसका मास क्या हुआ? m1। अर्थ का मास क्या हुआ? m2। इनके डिस्टेंस लग रहा है, ये क्या हो मेरा? r। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। तो f जो होता है हमारा, ये क्या होता है? F इक्वल टू ma भी होता है, हम ये भी बात पढ़ कर आए हैं। हाँ जी, क्लियर है ये बात या नहीं है? यस सर। अब अगर Yes, sir, clear. है तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, यानी कि m1a is equal to g m1 into m2 upon r square। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये वाला फोर्स वो फोर्स है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो ये ऑब्जेक्ट, जो ये बंदा खड़ा है, ये नीचे की तरफ लगा रहा है। ऑब्वियसली अगर कोई चीज खड़ी है कहीं पे, कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसका कुछ तो मास होगा, और एक्सेलरेशन भी वहां काम करेगा क्योंकि हर चीज धरती के सेंटर की तरफ खींची जा रही है, सो वहां पे एक्सेलरेशन भी काम कर रहा है। यानी मेरा क्या हुआ? mg मान सकते, ma माना जो हमने, वो एक्चुअल में क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और यहाँ पर इस m1 की जगह मैं लिख सकता, a की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, g। नहीं ये बात समझ, where this g C की जगह G क्यों आएगा? acceleration due to gravity। कोई चीज नीचे की तरफ गिर रही है तो वो क्यों गिर रही है, किसकी इन्फ्लुएंस में आके गिर रही है? ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके गिर रही है। और कोई चीज अगर सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके गिर रही है तो उसके लिए एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? ग्रेविटी। यानी कि a को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या g से? कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन ही है, दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन ही है, बस यहाँ पर हमने उसका नाम g रख दिया है बिकॉज यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, दैट्स व्हाई। नहीं आई मेरी बात समझ? हाँ जी आ गई सर। सर यस सर। सर आगे और m क्या है यहाँ पर? मास क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m1। सो m1 यहाँ भी है, m1 यहाँ भी है, कैंसिल आउट किया जा सकता है क्या दोनों चीजों को? हाँ जी, hence g would be equal to what? g m2 by r square। क्लियर है ये बात या नहीं है? सर क्लियर। नहीं आई, हाँ या ना बोलो। नहीं आई तो पूछो, दोबारा पूछो, दोबारा बात करेंगे। नो सर। सर आ गई। ठीक है, सर आ गई। नहीं आई। यस दैया साहब यस सर आ गई। आ गई, चलो ठीक है जी। अब सिर्फ करना क्या है, हमें वैल्यूज डाल लेते हैं। g की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 into 10 to the power minus 11। मास ऑफ अर्थ की अगर बात करें, m2 will be what? मास ऑफ अर्थ। यस और नो? यस सर। यस सर। ये अगर हम बात करें तो ये अराउंड कितना होता है हमारा? 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम। ठीक है जी। और r क्या होगा हमारे लिए? r would be the radius, yes or no? यस सर। इसकी वैल्यू जो होती है 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। ठीक है जी। तो ये अराउंड हमारा इतना आ गया जी। अब इसको सॉल्व कर ले क्या? करो जी, मल्टीप्लाई करो। 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6.4। सॉल्व कीजिए इसे, कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए बस। इनटू 10 टू द पावर 24 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12। हाँ जी, हो पाया ये? 11 और 12 23, 24 माइनस 23 यानी कितना रहेगा जी? इनटू 10। अरे जल्दी बताओ कितना हुआ? 6.25। 6.25 यस सर। डिवाइड किया 6.4 से। सर कैलकुलेटर। यस सर। वैसे 40.02 आ रहा है बिना डिवाइड किए। बेटा 6.4 की स्क्वायर है, याद रखना। 6.4 6.4 दो बार। 0.977। 0.97 9777 977। 977 ठीक है जी। तो ये आ गया 0.977 और इसी में जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये अराउंड हम मान लेते हैं कितना? 9.8, ऑलमोस्ट इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। ठीक है जी। यस सर। इसकी यूनिट कैसे आई? हम जो यूनिट पे पहुंच गए एकदम से, हम यूनिट पे कैसे पहुंचे, कोई बता सकता है मुझे? सॉल्व करें, यूनिट भी निकालें इसकी। यस सर। सर यूनिट को nm स्क्वायर के देखो यूनिट की डेरिवेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। 6.67 लिया हमने 10 to the power 11। यहाँ इसकी यूनिट क्या थी? जल्दी बोलो। न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गई ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। सही है बात? गलत है? कैपिटल जी की यूनिट है हमारी। हाँ
Yes, sir. मास की यूनिट क्या थी जी? किलोग्राम। ठीक है जी। और अपॉन में क्या था हमारा? ये तो डिस्टेंस था, यानी डिस्टेंस तो मीटर में होगा, मीटर का स्क्वायर। क्लियर है बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? न्यूटन। केजी -2 और केजी यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा कितना? केजी -1। सही है बात गलत है? Yes. सही है। अब सिर्फ मुझे न्यूटन की यूनिट बता दो जी, इन किलोग्राम्स। न्यूटन क्या पढ़कर आए हम? न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। सर फोर्स की Yes, यूनिट क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि न्यूटन की यूनिट क्या होगी मेरी? मास किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू किलोग्राम इनवर्स। नहीं आई बात समझ? Yes, sir. आ गई. भाई सिर्फ ये जो न्यूटन है इसी को ही तो मैंने खोल दिया। सिर्फ न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। F इक्वल टू मेरा क्या होता है? ma। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी फोर्स की यूनिट जो है वो 1 न्यूटन जो लिखा होता है उस चीज को मैं ये नहीं लिख सकता क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड सर स्क्वायर। यस। गलत बात है क्या? सर आगे समझ। यस सर आ गए। तुम्हें स्क्रीन नहीं दिखती, तुम बोलते भी नहीं हो यार। सर देख तो तो ये किलोग्राम से हमारे किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया और बचा कितना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो था। ये क्या निकला? ये निकला हमारा स्मॉल जी की यूनिट। स्मॉल जी निकली, स्मॉल जी की वैल्यू निकली। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू, हाँ जी, ग्रेविटी। यानी कोई चीज अगर मेरी ऊपर से गिर रही है धरती की तरफ, तो उस पे जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो कितना करेगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। एक्सेलरेशन मिल गया हमें। ये जो वैल्यू है ये हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मदद करेगी। और याद रखना, आप जो बात समझ रहे हो उसको फार्मूला की तरह मत समझो, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह मत समझो, उसको एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट की तरह समझो। यानी कि कोई चीज अगर गिर रही है धरती की तरफ फ्री फॉल में, तो उस पे जो एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा वो इतना काम करेगा। ठीक है। ये फिनोमेना हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल में कहां पर आता है बताओ? Revolution मिलेगी में? तुम्हारा ऋतिक रोशन, याद है? क्या सर? पैराशूट बांध के हवाई जहाज में कूद जाते हैं। Yes, सर sir. वॉर मूवी में वहां पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं कि जब वो हवाई जहाज से जब हमारे पैराट्रूपर्स नीचे कूद रहे होते हैं तो वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि हम कितनी स्पीड से जाएंगे और क्या एक्सेलरेशन काउंट किया जाएगा और कितनी देर में हम नीचे पहुंच जाएंगे। तो कितने सेकंड पहले हमें अपना पैराशूट खोल लेना चाहिए। आपने देखा है कभी जब वो जंप कर रहे होते हैं तो क्या वो जंप करते पैराशूट खोल लेते हैं क्या? No, No, sir. नो नो सर। सर। बहुत जब नीचे पहुंचने वाले होते हैं जब पैराशूट को वो ये अंदाजा कैसे लगाते हैं कि हमें कितनी हाइट पे पैराशूट को खोल लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। यस सर टेकन। सर टेकन। चलिए अब हमें पता लग गया कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। सो हमारी जो जी की वैल्यूज हैं, अब ये वाला जी जो होगा ये बताओ कैसे काम करेगा? सर कौन सा जी? स्मॉल जी। सर तो एक्सेलरेशन होगी ना, तो हम पे एक्ट करेगी, तो एक्सेलरेशन होगी ग्रेविटी की वजह से।
वो हम स्मॉल जी जो हमारा काम करेगा ये कैसे करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम करेगा, सेंटर ऑफ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हमेशा सेंटर की तरफ लोकेट करेगा अपने आप को। जबकि जो कैपिटल जी था वो हमारा डायरेक्शन के बाइस नहीं था, याद रखिए इस बात को, जो कैपिटल जी था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम कर रहा था। कैपिटल जी को क्या मतलब था कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेशन होना चाहिए क्या, हेंस जो कैपिटल जी है वो हमारा कैसा है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि स्मॉल जी जो है वो कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक काम कीजिए, एक टेबल बनाइए, स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंशिएट करेंगे, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में डिफरेंस, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। पहला पॉइंट क्या जाना चाहिए, known as universal gravitational constant, जबकि ये क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही बात है, गलत बात है? सर सही बात है। It has magnitude only. जबकि यहां पर क्या है आपका, magnitude and direction as well as direction. Hence ये जो चीज बनी है कैसी बनी, स्केलर। ये जो चीज बनी है कैसी बनी, वेक्टर। ठीक है जी। अच्छा, जो कैपिटल जी है ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यू, बट जो स्मॉल जी है ये हमारा कैसा है, इट कैन वेरी। बताओ जी, ये जो लास्ट बात मैंने लिखी क्या ये सत्य है या असत्य है? सर सही, सत्य। मैं कह रहा हूँ कैपिटल जी जो है वो फिक्स वैल्यू है और जो स्मॉल जी है वो वेरी कर सकता है, क्या ये सही बात है गलत बात है? सर सही है। सर अगर स्मॉल जी वेरी करता है तो कैसे करता है, और अगर स्मॉल जी फिक्स्ड है तो अगर वेरी नहीं करता तो ये बात ही असत्य हो जाती है हमारी। बताओ जी जल्दी बताओ। अरे पुष्कर क्यों लड़ाई कर रहा है? कोई बात नहीं, घर में बच्चे आते हैं। देखो जी, मैंने डे 1 में आपको एक बात बताई थी दैट अर्थ इज नॉट अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, जो धरती है वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है क्या? हाँ जी, वो हल्का सा कैसा है, एक नॉन सर्कुलर ऑब्जेक्ट के जैसे काम करता है थोड़ा सा, यानी कि जो ये वाला जो रेडियस है वो इस वाले रेडियस से थोड़ा सा छोटा रह जाता है। अब मुझे बताओ, धरती से जितना दूर जाएंगे हमारे जी की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? एक्सेलरेशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। जितना हम दूर जाते जाएंगे ये हमारा डिक्रीज होता जाएगा। याद रखना, जब हम बिल्कुल धरती की सरफेस पे हैं तो यानी हमारा सरफेस का डिस्टेंस कितना है, 0, तो हमारी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, सपोज मैं चला गया 1000 किलोमीटर चला गया जी अर्थ से दूर, तो ये वैल्यू घट के कितनी रह जाती है, ये वैल्यू जाती है अराउंड 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अगर सपोज मैं 2000 किलोमीटर चला गया तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है मेरी, अराउंड 5.68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप जितना दूर जाते जाओगे घटते 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 अराउंड 10,000 मीटर किलोमीटर चला गया अगर सपोज में, तो बताओ जी कितना रह जाता है, ऑलमोस्ट 1.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक पॉइंट तो जीरो भी आएगी।
इनफाइनाइट पे जाने के बाद कितना हो जाता है 0। ठीक है जी। जब हम स्पेस की तरफ जाना, जितना दूर जाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी ये जो g की वैल्यू है, स्मॉल g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट घट के 0 हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। सर। ठीक है जी। यानी जितना हम दूर जाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो पोल्स पर है, वहां पर जो ये जो पोल्स है हमारे, ये एरिया और ये एरिया, यहाँ पे रेडियस छोटी है, रेडियस छोटी है, तो g की वैल्यू क्या रहती है यहाँ पे 9.83। और जैसे हम इक्वेटर्स में आते हैं, जो कॉर्नर की जो जगह है, वहां पर हमारी जो g की वैल्यू है, ये कितनी हो जाती है घटकर 9.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है घटकर। समझ में आती है मेरी बात? क्यों? क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस जो है बढ़ गया, डिस्टेंस जब बढ़ गया तो हमारी g की वैल्यू क्या हो गई, थोड़ा सा डिक्रीज कर गई। क्लियर है? यस सर, यस सर, हम बिल्कुल। जब अपनी हाइट पे चढ़ते हैं, मुझे बताओ, एक फिनोमेना होता है, जब पहाड़ों पे कौन कौन गया है? वैष्णो देवी, जय माता दी। यस सर। जल्दी बोलो, जोर से Yes, बोलो, sir. मैं नहीं सुना। जय माता दी। तो जय माता, वो वैष्णो देवी की जब हम चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि ये सर चक्कर आ रहे थे, उल्टी जैसा हो रहा था, वॉमिटिंग का फील हो रहा था, या प्रॉब्लम आ रही थी कुछ कुछ? सर वैष्णो देवी नहीं, पर मनाली में तो बहुत आती है। मनाली में हुआ था। सर उल्टी जैसा अच्छा, फील हो रहा था, टांग और वो तो उसके अजीब मन हो गया था। कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि चढ़ने में तो कम हुआ था पर उतरने में ज्यादा हुआ था? सर मुझे चढ़ने में ज्यादा हुआ था। क्योंकि जब हम चढ़ रहे होते हैं तो हम बहुत ग्रेजुअली चढ़ते हैं, धीरे 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 चढ़ रहे होते हैं, बट जब उतरते हैं तो एकदम से उतरना शुरू होते हैं। गाड़ियां जब नीचे लेकर आती हैं वहां से ऊपर से, तो वो एकदम से नीचे लाके खड़ा कर देती है। चढ़ते हैं तो सर ऑब्वियसली ऊपर धीरे जाते धीरे वक्त नीचे की ग्रेविटी खींचती होगी। ठीक है। ऊपर चढ़ना कंपैरिजन टू नीचे उतरने से ज्यादा टफ होता है, ऑफ कोर्स, तो टाइम पीरियड भी ज्यादा लगता है, कॉमन सेंस है। तो ठीक है जी। तो जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, जी की वैल्यू, जो स्मॉल जी की वैल्यू है, वो घटना शुरू हो जाती है। जितना ज्यादा वो वैल्यू हमारी घटनी शुरू हो जाएगी, हम उतना ही ज्यादा हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है, अब देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी वो जो है वो घट रही है, ग्रेविटी घट रही है, तो जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या बढ़ेगा या घटेगा? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर घटता चला जाएगा। देखो, अभी बहुत मजेदार फिनोमेना समझाने की कोशिश करूंगा, समझना है इसे। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता क्यों है, एटमॉस्फेयर क्यों है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। ये हमारी धरती माता, धरती माता के चारों तरफ जो है गैसेस का एक ब्लैंकेट सा है हमारे चारों तरफ। सही बात है, नहीं बात है? सर सही बात है। सर सही बात है। ब्लैंकेट ये क्यों है? क्योंकि धरती जो है हर चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, हर चीज फाइनली हमारे सेंटर की तरफ जा रही है, तो इस वजह से गैसेस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब गैसेस जो है वो धरती के अंदर तो घुस नहीं सकती, दैट्स व्हाई ये क्या करते हैं, ब्लैंकेट सा बना लेती है और इस तरीके का रीजन क्रिएट करती है, जिसे हम नाम देते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। अब जब ये एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, तो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, हमारी ग्रेविटी थी, इस वजह से वहां पे एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। अगर ग्रेविटी ना होती तो क्या होता, एटमॉस्फेयर होता ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब हमारी ग्रेविटी है, एटमॉस्फेयर है, तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, हाइट अटेन करते हैं, तो हमारी ग्रेविटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? जी की वैल्यू तो डिक्रीज होगी ना, जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे आप, ग्रेविटी, आप ऊपर चढ़ोगे जी की वैल्यू घटेगी धीरे धीरे। जी की वैल्यू जब घटने लगे तो वहां एटमॉस्फेयर क्या होगा, हल्का होगा या डेंस होगा? सर वो मतलब उनके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो हल्का हो जाएगा, ऑब्वियसली लाइट होता जाएगा, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू कम है, फोर्स कम काम करेगा, एक्सेलरेशन कम है वहां पे, यानी फोर्स कम काम करेगा, फोर्स कम काम करेगा तो धरती की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगी, यानी एटमॉस्फेयर जो है वो लाइट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रेयर हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे तो अंदर का जो ब्लड प्रेशर है, हमारी बॉडी भी एक, हमारा अंदर और बाहर दोनों तरफ से ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेंटेन हमारा ब्लड प्रेशर रखता है, जब ये हमारे अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों इक्वल रहते हैं।
ठीक है जी। सर बाहर का कम हो गया तो ब्लड बाहर आने की जब कोशिश बाहर करता का कम हो गया तो ब्लड जो है वो बाहर आने की कोशिश करने लगेगा, यानी जो भी इजीली जहां से ब्लड ब्रेक करके निकल सकता है, लाइक हमारी नोस्ट्रिल, सबसे पहले नोस्ट्रिल में से खून निकलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की है। जो सर मेरा हमारी ब्लड प्रेशर ज्यादा सिस्टम है होता है। बहुत हल्का होता है, तो यहाँ से जब निकलना शुरू होता है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो कोई कहते हैं कि ऊंचाई पे चल रहे हैं इसलिए नोज ब्लीडिंग, तो बहुत कॉमन है। सबसे पहले इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? सबसे पहले इफेक्ट देखने को मिलता है वो चीजें जो प्रेशर पे ही काम करती हैं, जैसे हमारा ईयर ड्रम। Yes, हमारे सर जो वो ईयर बंद हो ड्रम है, जाते हैं ईयर एक ड्रम मिनट सबसे पहले इफेक्ट को महसूस कर सकती है। सबसे पहले इनको पता चल जाता है कि हाँ कुछ फर्क आ रहा है हाइट में। क्यों? क्योंकि ईयर ड्रम कंप्लीटली प्रेशर पे काम करता है, प्रेशर जो है वो चेंज होता है हाइट के चेंज होने से। अच्छा, इसके अलावा एक और जो फिनोमेना है, आप कभी जब झूलों पे झूलते हो, खड़े हो ऑफ कोर्स एडवेंचर आइलैंड, यस ये सर। है। अब देखो एडवेंचर आइलैंड के झूलों में आप झूलना शुरू करते हो तो आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है कुछ देर बाद, ऐसा क्यों? यस सर। बताओ। फिर वो बोलते हैं बहुत ज्यादा रोटेट, तो बहुत उससे वो ज्यादा गोल गोल लगता है। रोटेट होते रहते हैं। आपने कभी वो फिनोमेना देखा है कि अगर हम किसी चीज को या कोई कैसे बताऊं, डोलची या किसी चीज को अगर पानी भर के और उसे ऐसे गोल गोल घुमाए तो वो पानी नीचे नहीं गिरता? यस सर, यस सर, यस वो सर। फिनोमेना देखा है कि यस यस सर। यस मैं सर। वीडियो दूंगा, तभी अगर मिलोगे तो लैब में करके यस सर। वो पानी कभी नीचे नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? जबकि जी तो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आने तो वो गिर जाना चाहिए। क्योंकि जब हम चीजों को घुमा रहे होते हैं तो उनपे एक अलग से जी की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इन जी की वैल्यूज को हम बढ़ा देते हैं, तो जब वो घूम रहा होता है तो वो पानी वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। ठीक वही स्थिति हमारी तब होती है जब हम उन झूलों पे बैठे होते हैं। अब झूला हमें गोल 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 घुमा रहा होता है बहुत तेज 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 तेज, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो पंप जो हो रहा था, जो सर्कुलेशन चल रहा था बहुत अच्छे से, वो कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही पर रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई जानी चाहिए थी एक्चुअल वो नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में जब सप्लाई नहीं जा पाती तो हमें वॉमिटिंग, जी मत लाना एंड ऑल दिस, सर दर्द, ये सारी चीजें बहुत कॉमन होती है इन सब चीजों में। ठीक है जी, ये तो बात हुई झूलों पे झूलने की, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वॉमिटिंग हो रही है जाके कर लो भाई, क्या दिक्कत है? सर दर्द आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो गया, ठीक है भैया बेहोश हो गया 10 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, झूले से उतारा उसमें ले आए 10 मिनट बाद, कोई बात नहीं। एक बहुत जबरदस्त झूला होता है जिसे हम कहते हैं क्या? सर लक्ष्मण झूला। हाँ? सर ट्विस्टर। ट्विस्टर। सर ट्विस्टर होता है एक। फिर वो एक बड़ा सा बहुत व्हील, जबरदस्त झूला होता है, कई करोड़ों अरबों खरबों की वैल्यू लगा के खरीदा जाता है, जिसका नाम होता है F1 फाइटर जेट्स। सॉरी F1 कह रहा हूं, जो ये फाइटर जेट्स होते हैं हमारे, राफेल, सर क्या होता है सुखोई, सर इसमें? मिराज, जो ये फाइटर जेट्स होते हैं, देखे कभी? सर ये झूले थोड़े होते हैं। अरे पायलट के लिए झूला ही होता है ये भी, तो पायलट उड़ा रहा होता है ना तो उसके लिए झूला ही होता है, बढ़िया सा मजेदार झूला जो कि साउंड की सर ये स्पीड तो से चलता है। फाइटर प्लेन्स, फाइटर जेट्स होते हैं। जब ये फाइटर जेट फाइटिंग पोजीशन पे होते हैं या किसी एक अच्छे मिशन को, टैक्टिकल मिशंस को कवर कर रहे होते हैं, तो इनको बहुत तेज टर्न लेने पड़ते हैं, एकदम से मुड़ना, एकदम से नीचे आना, Yes, एकदम से ऊपर उठना, ये सारे इनको बहुत आम इनके डेली सिचुएशंस होती हैं। सो जब इन सिचुएशंस में आता है, जब एकदम से टर्न होता है, तो ठीक वही पोजीशन होती है पायलट की जो हमारी उस झूले में बैठकर होती थी। समझ रहे हो? जब हमें चक्कर आते थे, क्या हो अगर पायलट को चक्कर आ जाए? सर तो प्लेन ही क्रैश होगा। सर प्लेन अब क्रैश ये है चिंताजनक बात, अब ये है सिचुएशन की सोचा जाए जहां पे विचार करना चाहिए। अगर पायलट को सपोज चक्कर आ गए, पायलट बेहोश हो गया, भैया इतना सारा लोड लेके चल रहा है वो असला बम बम जो जाके दुश्मन पे गिराने हैं, चक्कर खा गया, जाके अपने घर में हैप्पी दिवाली, इतने करोड़ों अरबों खरबों का प्लेन खराब करेगा, इतने सारे बम अपने घर में गिरा लेगा, इतने सारे लोग मारे जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। खुद तो मरेगा ही मरेगा,
वो तो बहुत बात, और इससे पहले ही जान माल का इतना नुकसान हो चुका हुआ, अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल। समाधान क्या है? हाँ जी, सॉल्यूशन क्या है? सर ट्रेन की तरह ऑटो पायलट लाना पड़ेगा। सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन। अल्टीमेट सॉल्यूशन ये बनता है कि इन पायलट्स की ट्रेनिंग करवाई जाए, जो बहुत ज्यादा हाई जी की वैल्यू को आराम से एब्जॉर्ब कर सके, उसमें काम कर सके। एक ट्रेनिंग होता है, एक सिमुलेशन होता है, जिसमें करा क्या जाता है, सिंपल एक यहाँ पे सेटअप लगाया जाता है, यहाँ पे पायलट की सीट लगा दी जाती है और इसको सर्कुलरली घुमाया जाता है बहुत तेज। कितना तेज कि ये जो पायलट है ये कम से कम 7 to 8 to 9G 9 गुना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सर पहली बार में तो उसको भी वोमिटिंग वगैरह आती होगी ना? सॉरी सर पहली बार में जो इसको ये प्रैक्टिस कराई जाती है तो उसको तो आती ट्रेनिंग होगी ना करवाई पहली जाती है बार ऑफकोर्स, धीरे धीरे 1G 2G 3G 1G 2G तो हम अपने बाइक पे ही झेल लेते हैं, जब हम बहुत तेज एकदम टर्न ले रहे होते हैं तो ये हमारा 1G 2G तक तो हम बात पहुंचा ही देते हैं। जो फार्मूला 1 जो ड्राइवर्स होते हैं वो हमारे पास जो ड्राइवर्स हैं उनके वो अराउंड 2 3 4 तक 5G तक एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज को, क्योंकि उनकी गाड़ियों का बाइकों का पिकअप बहुत तेज होता है। वो जो उनकी व्हीकल्स होते हैं, फार्मूला 1 की जो कार्स होते हैं वो बहुत पिकअप तेज होता है, तो वो एकदम से गाड़ी पीछे फेंकती है। ठीक है जी, तो 4 to 5G तक तो वहां भी जाता है, बट सबसे ज्यादा जी जो फोर्स फील करना पड़ता है ये इन्हें फील करना पड़ता है जो फाइटर पायलट्स होते हैं। तो इनको बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, और जो पायलट 9G तक का फोर्स बियर कर पाता है आसानी से बिना बेहोश हुए, उनको एज अ फाइटर पायलट की ट्रेनिंग डिग्री कंप्लीट की जाती है कि हाँ इनको लाइसेंस दिया जाता है कि आप जाकर फाइटर प्लेन उड़ाइए। अगर ना दिया जाए तो क्या होगा? स्वाहा। प्लेन क्रैश, फिर वो बेहोश हो जाएगा। कि अगर बहुत ज्यादा तेज जब प्लेन उड़ रहा है उस दौरान में बेहोश हो गया पायलट तो जय हो, सोच भी नहीं सकते इतनी तबाही है। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पर हमने बात करी स्मॉल जी और कैपिटल जी के डिफरेंस के बारे में। क्या टाइम हो गया सर? 7:35। चलिए, तो ये टॉपिक आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा सा, और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सर टेकन। स्क्रीनशॉट टेकन? यस। यस सर। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बंद कर दीजिए साहब, ड्राइवर साहब।